हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो हमने टॉपिक शुरू किया था अजंता की गुफाएं, तो उसका ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अजंता का भित्ति चित्रण, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अजंता की भित्ति चित्रण में क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए अजंता के चित्र बनाने के टाइम पर उसका बेस तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर की परत के रूप में खड़िया, चूना, गोबर का बारीक गारा गुफा की खुरदरी दीवारों पर लगा दिया जाता था। दोस्तों, चित्र के लिए धरातल तैयार करने के लिए, बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लास्टर की परत के रूप में खड़िया, चूना, गोबर, इसका बारीक गारा गुफा की खुरदरी दीवारों पर लगा दिया जाता था। दोस्तों, इस गारे को कई दिनों तक अलसी के पानी में रखा जाता था। छतों पर चित्रण के लिए इस गारे में धान की भूसी मिलाई जाती थी। दोस्तों, छत पर जो चित्र चित्रित होते थे उसका बेस बनाने के लिए इसी गारे में धान की भूसी मिलाई जाती थी। इस गारे की पहली तह 1.25 इंच या फिर 1 इंच मोटी होती थी। दोस्तों, इस गारे का जो पहला सतह हुआ करती थी वह 1.25 इंच या फिर 1 इंच मोटी हुआ करती थी। इसके ऊपर दूसरी परत अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद प्लास्टर की होती थी। दोस्तों, इसका जो दूसरा परत हुआ करता था उसमें अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद प्लास्टर किया जाता था। फिर इसके बाद चित्रण किया जाता था। दोस्तों, फिर इसके बाद जाकर के चित्र चित्रित होते थे। यह संपूर्ण विधान फ्रेस्को सूखी विधि पर चित्रण विधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, तो यह विधान जो है, ये प्रोसेस फ्रेस्को के अंतर्गत आता है। इसमें सूखी विधि पर चित्रण विधि के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है? फ्रेस्को के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भित्ति चित्रण के रंग के बारे में। अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। रंगों में सफ़ेद, चूना व खड़िया से बनाया जाता था। दोस्तों, सफ़ेद रंग जो होता था वह चूना व खड़िया से बनाया जाता था। लाल तथा भूरा रंग गेरू रंग से बनाया जाता था। पीला और नीला लेपित लाजुली पत्थर से बनाया जाता था, जो कि टेरावट ग्रीन भी होता था। दोस्तों, नीला रंग लेपिस लाजुली पत्थर से बनाया जाता था। दोस्तों, एक नोट लिख लीजिए। पहला नोट है इसमें, लेपिस लाजुली नीला रंग जो है फारस से आयात किया जाता था। दोस्तों, फारस के बदख्शा क्षेत्र में, इस समय बदख्शा जो है अफ़गानिस्तान में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, नीले रंग का प्रयोग 400 ईस्वी से पहले कहीं पर नहीं हुआ है। दोस्तों, नीले रंग का प्रयोग 400 ईस्वी से पहले कहीं पर नहीं हुआ है। यहाँ पर टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में टेम्परा रंगों का प्रयोग हुआ है। चौथा पॉइंट है, टेम्परा अंडे की जर्दी मिलाकर बनाया जाता था। आगे चलते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या था हमारा? टेम्परा अंडे की जर्दी मिलाकर बनाया जाता था। पायस के रूप में अंडे का प्रयोग किया जाता था। आगे चलते हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मुख्य तथ्य में पहला जो पॉइंट है वो है, अजंता में लगभग 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ हैं। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में लगभग 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ हैं। सर्वाधिक अलंकरण गुफा संख्या 1 में हुआ है। दोस्तों,
सबसे ज़्यादा अलंकरण गुफा संख्या 1 में हुआ है। तीसरा पॉइंट है हमारा, अजंता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी रेखाएं हैं। दोस्तों, अजंता की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है तो वो उसकी रेखाएं हैं, जो बिना भरे ही मानव के भावों को प्रदर्शित कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है हमारा, अजंता में किसी भी परिप्रेक्ष्य का पालन नहीं हुआ है। सिर्फ आकृतियों को बड़ा तथा गौण आकृतियों को छोटा बनाया गया है। पांचवा पॉइंट है हमारा, अजंता की शैली प्रकृतिवादी तथा एक्लेप्टिक समयात्मक है। दोस्तों, अजंता की शैली कैसी है? प्रकृतिवादी तथा एक्लेप्टिक समयात्मक है। छठवां पॉइंट है हमारा, नीले रंग का प्रयोग गुफा संख्या 9 और 10 में नहीं हुआ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गुफा संख्या 9 और 10 में नहीं हुआ है नीले रंग का प्रयोग। यहाँ पीले रंग रामराज तथा चमकदार रंग पीला जो है शंखियों के भस्म से बना हुआ है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में पीला रंग रामराज तथा चमकदार रंग से बना हुआ है। तो दोस्तों, चमकदार रंग किससे बना है? शंखियों के भस्म से बना हुआ है। इसमें 8वां पॉइंट है हमारा, अजंता में नारी चित्रण यहाँ की चरम उपलब्धि है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में नारी चित्रण किया गया है। 9वां पॉइंट है हमारा, काल्पनिक तथा बहुउद्देशिक परिप्रेक्ष्य का पालन अजंता में हुआ है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में काल्पनिक तथा बहुउद्देशिक परिप्रेक्ष्य का पालन हुआ है। 10वां पॉइंट है हमारा, अजंता में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तीनों का रंग संगम मिलता है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला तीनों का रंग संगम मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यह पूर्व से पश्चिम 600 गज में बनी हुई है। दोस्तों, अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर 600 गज में बनी हुई है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आ भी सकता है कि अजंता की गुफाएं कितने में बनी है, कितनी ज़मीन में बनी है। तो अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर 600 गज में बनी हुई हैं। 12वां पॉइंट है हमारा, अजंता 800 वर्षों के कालक्रम में निर्मित है। दोस्तों, इसमें कुछ नोट है, उसमें हम आपको बता देते हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई है? तो अजंता की गुफाएं 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई हैं। इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो अजंता में 547 कथाएं चित्रित हैं। जातक कथाओं की भाषा कौन सी है? तो जातक कथाओं की भाषा पाली है। दोस्तों, इसे कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जातक कथाओं की भाषा कौन सी है? जातक कथाओं की भाषा पाली भाषा है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध गुफा संख्या किसमें है? तो 2 में है। अजंता की गुफाओं में 1000 बुद्ध के चित्र चित्रित है, तो वो किस गुफा में है? गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अजंता की गुफाओं का चित्रकला का माध्यम क्या है? तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं का चित्रकला का जो माध्यम है वो अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या किस विधि से निर्मित है। दोस्तों, 2 तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो है वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, या फिर अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित है। तो दोस्तों, इसमें जो है आंसर होगा वो आपका टेम्परा तथा फ्रेस्को तकनीक से निर्मित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अजंता के कथन के बारे में। दोस्तों, अजंता के कथन के बारे में जो बात करेंगे, पहला पॉइंट है इसमें, कहीं भी नारी को इतनी पूर्ण श्रद्धा एवं सहानुभूति नहीं प्राप्त हुई है जितनी कि अजंता में प्रतीत होती है। दोस्तों, ये किसने बोला है? ये ग्लेडस्टोन सालमन ने बोला हुआ है। दोस्तों, इसमें जो पहला कथन है वो है,
ग्लैडस्टोन सालमन का। इन्होंने कहा है कि कहीं भी नारी को इतना पूर्ण श्रद्धा एवं सहानुभूति नहीं प्राप्त हुई है जितनी कि अजंता में प्रतीत होती है। और ये किसने दिया है यह कथन? तो ये ग्लैडस्टोन सालमन ने दिया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा कथन है हमारा, अजंता के चित्रों के कारण भारत मान श्रद्धा के अधिकारी हैं। और ये किसने कहा है? लेडी हरिंघम ने बोला है। दोस्तों, अजंता के चित्रों के कारण भारत मान श्रद्धा के अधिकारी हैं और यह कथन लेडी हरिंघम ने दिया था। तीसरा कथन है इसमें, अजंता की कला एशिया की कला के इतिहास में उतनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि यूरोप की कला में आशीशी, शियान, फ्लोरेंस की कला का है। यह कथन लॉरेंस विनियन ने दिया था। उनका ये कथन क्या था? अजंता की कला एशिया की कला के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि यूरोप की कला में आशीशी, सियान, फ्लोरेंस की कला का है। और यह कथन लॉरेंस विनियन ने दिया था। दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट हम आपको बता देते हैं। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? दोस्तों, अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? तो दोस्तों, अजंता चित्रों के कलाकार बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। दूसरा है, अजंता में किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिनमें कि रौद्र रस का चित्रण किया गया है। वो है मार विजय एवं लड़ते हुए बैल में। दोस्तों, हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इसको अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको वो आंसर ज़रूर पता होगा। तो क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में अजंता के कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? वर्तमान में अजंता के कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? इसको आपको आंसर देना है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तीसरा क्वेश्चन है, अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? इन तीनों का हम आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कुछ विदेशी यात्रियों का आगमन। दोस्तों, भारत में कुछ विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने सेकंड पार्ट में इस बारे में बात किया था, अब हम इस पार्ट में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले जो यात्री थे दोस्तों वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। दोस्तों, मेगास्थनीज जो था यह मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। दूसरा पॉइंट है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजपूत था। दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजपूत था। तीसरा पॉइंट है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई थी। दूसरे यात्री थे फाहियान। दोस्तों, दूसरा यात्री था फाहियान। फाहियान 398 ईस्वी से 413 तक भारत में रहा। दोस्तों, फाहियान था वह 398 ईस्वी से 413 तक भारत में रहा। यह एक चीनी यात्री था। दोस्तों, फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था। तीसरा यात्री है हावेनसांग। हावेनसांग तीसरा यात्री था दोस्तों हावेनसांग। युआनचांग यह एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के काल में 630 ईस्वी सर्वप्रथम कपिसा पहुंचा। 15 वर्ष ठहरकर
645 ईस्वी में वह चीन लौट गया था। दोस्तों इसका भ्रमण वृत्तांत CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कि 138 देशों का वर्णन है। इस ग्रंथ में भारत का विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया नाम से है। आगे चलते हैं। चौथे यात्री थे दोस्तों अल-बरूनी। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ 12वीं सदी से भारत में आया था। इसने भारत का विवेचना अपनी पुस्तक किताबुल ए हिंद तहकीक हिंद में की है। पांचवा यात्री था लामा तारानाथ। लामा तारानाथ यह तिब्बती इतिहासकार थे जो कि 16वीं सदी में भारत आया था। इसने काम्यूर तथा तैमूर ग्रंथ की रचना की थी। तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध काल की 3 शैलियाँ मानी हैं। दोस्तों तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध काल की 3 शैलियाँ मानी हैं। वह कौन कौन सी है? पहली है देव शैली, दूसरी यक्ष शैली, तीसरी नाग शैली। दोस्तों देव शैली के बारे में हम बात करते हैं। तारानाथ के अनुसार देव शैली मगध राज्य में फैली हुई थी और यह शैली गौतम बुद्ध की बाद प्रारंभ हुई थी। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। दोस्तों तारानाथ के अनुसार देव शैली जो है मगध राज्य में फैली हुई थी। यह शैली गौतम बुद्ध के बाद प्रारंभ हुई थी और इसके संस्थापक बिंबिसार थे। दूसरा है यक्ष शैली। यक्ष शैली का प्रचलन 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के काल से माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें श्रृंगधर इस शैली का जन्मदाता एवं प्रथम चिराग था। तीसरा पॉइंट है नाग शैली। दोस्तों तीसरा जो शैली है वो है नाग शैली। नाग शैली का प्रारंभ 3री शताब्दी में नागार्जुन के समय में माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इस शैली का प्रमुख कलाकार जो थे वो हैं धीमान तथा उसका पुत्र वित्तपाल तथा जय, विजय, पराजय इनके प्रमुख कलाकार थे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बाघ की गुफाएं। दोस्तों अगले वीडियो में हम बाघ की गुफाओं के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।